गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। आशा करता हूँ आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत ही शानदार तरीके से रख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 6 मई 2026 के करंट अफेयर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 मई से 10 मई। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में आग के खतरों की रोकथाम और सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, 2026 की थीम जान लेते हैं। 2026 की थीम है सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित अस्पताल और अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज। ठीक है, अग्नि निवारण के लिए एकजुट रखा गया है। इसकी में जो है 2026 की थीम है। इस सप्ताह के दौरान राष्ट्रव्यापी स्तर पर सुरक्षा ऑडिट, मॉक ड्रिल, सुरक्षा निकासी का अभ्यास और अग्नि सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए वेबिनार जो है आयोजित किए गए हैं। ठीक है, इसी अवसर पर गृह मंत्रालय ने स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में अग्नि और सुरक्षा पर जो है राष्ट्रीय दिशा निर्देश भी दिए हैं, जिसमें आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए विशेष प्रोटोकॉल भी शामिल है। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखिएगा, थीम याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इस समय प्रेजेंट टाइम में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो है जेपी नड्डा जी हैं, ये भी याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा प्रसून जोशी। ठीक है, जान लेते हैं इनके बारे में। केंद्र सरकार ने 2 मई 2026 को जो है उनकी नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा की है। प्रसून जोशी जो एक प्रसिद्ध कवि, पटकथा, लेखक और विज्ञापन गुरु हैं। ठीक है, वे 2017 से केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान, अगर सीयू की बात किया जाए तो वो है गौरव द्विवेदी और मुख्यालय इसका प्रसार भारती का नई दिल्ली में है। याद रखिएगा, प्रसार भारती एक सार्वजनिक सेवा स्मारक ठीक है, यह एक स्वतः संस्था है जिससे 23 नवंबर 1997 को संसद के एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जनता को शिक्षित, सूचित और मनोरंजन करना है। प्रसार भारती के 2 सबसे बड़े महत्व हैं, घटक हैं। ठीक है, एक हो गया दूरदर्शन, दूसरा हो गया आकाशवाणी। यह देश का राष्ट्रीय टेलीविजन नेटवर्क है और ये जो है देश का राष्ट्रीय रेडियो नेटवर्क है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोनों। प्रसार भारती की स्थापना जो है 2 मई 1997 को हुई थी। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में सीयू गौरव द्विवेदी, मुख्यालय नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं दूरदर्शन की स्थापना जो है 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में प्रायोगिक तौर पर शुरू हुई थी। दैनिक प्रसारण जो है 1965 में इसका नियमित शुरू हुआ था। वही अगर आकाशवाणी की बात की जाए तो आकाशवाणी की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1976 को हुई थी और रंगीन टीवी दूरदर्शन की शुरुआत जो है 1982 में एशियाई खेलों के समय हुई थी। ठीक है, अगर आकाशवाणी की बात की जाए तो इसका जो है भारत में पहला प्रसारण 1923 में हुआ था और रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा किया गया था। और ऑल इंडिया रेडियो जो है 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ठीक है, और इसके आधिकारिक नाम की जो है घोषणा जो है 1956 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। ये सारी चीजें आपके एग्जाम की पर्पज से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कब किसकी स्थापना हुई, कब किसको आधिकारिक मान्यता दी गई, ठीक है, कब जो है किसका प्रसारण शुरू हुआ, ये सारी चीजें याद रखिएगा। यहाँ से कोई ना कोई चीज आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये प्रसून जोशी जी हैं जिनको अभी
प्रसार भारती का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीन ने जाति समूहों से संबंधित कौन सा नया कानून पारित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा जाति एकता कानून। ये कानून जो है चाइना में 1 जुलाई 2026 से जो है प्रभावी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, इस कानून में जो है मंदारिन भाषा जो है अनिवार्य कर दी गई है। ठीक है, और चीनी राष्ट्र की साझा पहचान की गई है और हस्तक्षेप पर जो है पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। जैसे मानवाधिकार या धर्म के नाम पर किसी भी विदेशी हस्तक्षेप की जो है अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चाइना ने भी जो है जाति एकता कानून जो है लागू किया हुआ है। जान लेते हैं चीन के बारे में। चीन की राजधानी जो है बीजिंग है, मुद्रा यहाँ की युआन है और राष्ट्रीय खेल यहाँ का भी कोई नेशनल खेल नहीं है, लेकिन टेबल टेनिस जो है अनौपचारिक जो है यहाँ का खेल माना जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, जाति एकता कानून अभी रिसेंट में चीन ने लागू किया है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला एआई आर्टिफिशियल डेटा सेंटर सैटेलाइट कौन सा है जिसे हाल ही में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा पाथ फाइंडर। ठीक है, ये जो है हमारे देश का पहला एआई आर्टिफिशियल डेटा सेंटर सैटेलाइट है जिसे अभी रिसेंट में स्थापित करने का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो याद रखिएगा पाथ फाइंडर। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसे जो स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सल और एआई स्टार्टअप सर्वम एआई के द्वारा जो है मिलकर विकसित किया जा रहा है। यह जो है 200 किलोग्राम श्रेणी का एक उपग्रह है जिसे उच्च प्रदर्शन वाले जीपीयू ठीक है लगे हुए हैं। यह अंतरिक्ष में डाटा विश्लेषण और एआई ट्रेनिंग करने में सक्षम होगा। याद रखिएगा, पाथफाइंडर को 2026 की चौथी तिमाही में लॉन्च करने की उम्मीद है। यह भारत का ऐसा मिशन है जहां उपग्रह न केवल डाटा एकत्र करेगा बल्कि उसे अंतरिक्ष में प्रोसेस करेगा और इससे जमीन पर डाटा भेजने की निर्भरता भी कम हो जाएगी। तो याद रखिएगा, हमारे देश का पहला एआई ऑर्बिटल डेटा सेंटर जो है कहाँ स्थापित, क्या नाम है उसका? तो इसका नाम रखा गया है पाथ फाइंडर। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो है इससे जुड़ी हुई जानकारी है, इसको भी याद रखिएगा। इसमें से कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय जाति समुदाय शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला गैर यूरोपीय देश बन गया है? आपका आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अभी कनाडा के प्रधानमंत्री जो है मार्क कार्नी 4 मई 2026 को जो है आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में आयोजित 8वें ईपीसी शिखर सम्मेलन में उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया हुआ था। ठीक है, कनाडा का इस सम्मेलन में शामिल होना यूरोप और कनाडा के बीच बढ़ते राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना और सुरक्षा चुनौतियों पर जो है चर्चा करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, ईपीसी क्या है ये भी जान लेते हैं। यह एक ऐसा मंच है जिसे 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद यूरोपीय संघ के सदस्यों और अन्य पड़ोसी यूरोपीय देशों ने मिलकर जो है राजनीतिक संवाद और सहयोग के लिए बनाया था। ठीक है, इसका 8वां शिखर सम्मेलन आर्मेनिया में है। ठीक है, लगभग इसके 48 देश जो है इसमें जो है हिस्सा लिए है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ईपीसी में शामिल होने वाला देश कौन बन गया है? तो बन गया है कनाडा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईपीसी की शुरुआत जो 2022 में हुई थी। ठीक है, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद 9 मई 1926 को इसकी जो है पहली बार जो है
बनाने का प्रस्ताव रखा था। जून 2022 में यूरोपीय परिषद की पहली बैठक के दौरान इसे आधिकारिक मान्यता दे दी गई। इसका पहला शिखर सम्मेलन 6 अक्टूबर 2026 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में आयोजित किया गया, ये भी याद रखिएगा। तो अभी ईपीसी का नया सदस्य बन गया है कनाडा, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहला सम्मेलन चेक गणराज्य की राजधानी प्रयाग में हुआ था। कब हुआ था? 6 अक्टूबर 2022 को, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 मई। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग से संक्रमण को रोकने के लिए हाथों की स्वच्छता के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू किया गया यह एक वार्षिक वैश्विक अभियान है जो 5 मई 5 तारीख 5वां महीना, ठीक है, की तारीख 5 उंगलियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसीलिए इसे 5 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम भी याद रखिएगा। इस साल की इसकी थीम है, सुरक्षित देखभाल के लिए हाथों की स्वच्छता को अपनी आदत बनाएं। मेक हैंड हाइजीन फॉर हैबिट फॉर सेफर केयर, ये इसकी थीम है, याद रखिएगा। इस अभियान की शुरुआत WHO ने 2009 में सेव लाइफ क्लीन योर हैंड, ठीक है, के स्लोगन के साथ इसकी शुरुआत की थी, याद रखिएगा। किसकी शुरुआत की थी? तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की शुरुआत की गई थी, ठीक है, 2009 में। कौन से स्लोगन के साथ? ये भी पूछ सकता है। सेव लाइन क्लीन योर हैंड्स, ये इसका स्लोगन था, इसी के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। हर साल कब मनाया था? 5 मई को। 2026 की थीम मेक हैंड हाइजीन फॉर ए हैबिट फॉर सेफर केयर, ये इसकी 2026 की थीम है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। WHO के बारे में अगर जान लें, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस हैं। वर्तमान में 194 देश इसके सदस्य हैं। तो कार्य क्या है इसके, ये भी जान लेते हैं। दुनिया भर में स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों की निगरानी करना, बीमारियों से मलेरिया, टीबी, कैंसर को रोकने के लिए उनके इलाज के लिए दिशा निर्देश जारी करना, और वैश्विक स्तर पर टीकाकरण और स्वच्छता अभियानों को बढ़ावा देना, ये इसका काम रहता है। तो याद रखिएगा, ये सारी चीजें भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा बालिकातन 2026 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा फिलीपींस और अमेरिका, ठीक है। अभी रिसेंट में बालिकातन 2026 सैन्य अभ्यास अमेरिका और फिलीपींस के बीच में किया जा रहा है। जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। इसका जो अर्थ होता है वो बालिकातन का कंधे से कंधा मिलाकर चलना, इसका अर्थ होता है। 2026 में ये इसका 41वां संस्करण है, जो मई, अप्रैल और मई में किया जाएगा, ठीक है। अगर विस्तार की बात की जाए, इस साल में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की भागीदारी इसमें होने वाली है, जिससे दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में एक बड़ा रक्षा गठबंधन बनकर उभरा हुआ है। उद्देश्य क्या रहता है, ये भी जान लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान और आपदा राहत कार्यों में आपसी सहयोग करना, ठीक है। तो अगर शुरुआत की बात जाए तो बालिकातन की शुरुआत 1991 में हुई थी, और प्रथम आयोजन इसका पहली बार 1991 में अमेरिका फिलीपींस के बीच में पारस्परिक रक्षा संधि के तहत इसका आयोजन हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो बालिकातन अभ्यास भारत और फिलीपींस के बीच होता है। ये इस बार मई अप्रैल में
41वां इसका संस्करण है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। या पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा जिला भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा हजारीबाग, झारखंड। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, ये जो योजना जो है भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय की स्वीकृति योजना के तहत जो इसको विकसित किया जा रहा है। स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन फॉर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक मछुआरों और किसानों को मोती पालन की आधुनिक तकनीक सिखाना और उनकी आय में वृद्धि करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। यहाँ सीप के बीजों के लिए हैचरी, सर्जरी सेंटर, मोतियों के प्रसंस्करण के लिए आधुनिक लैब जो है बनाए जाएंगे। ठीक है, यह क्लस्टर मुख्य रूप से मीठे पानी के तालाबों में मोतियों की खेती पर केंद्रित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत का जो पहला जिला जो है मोती पालन क्लस्टर वाला वो बन गया है हजारीबाग, झारखंड। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ जो है योजनाएं जान लेते हैं। यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, ठीक है, जो भी गंगा एक्सप्रेस है, जिसका उद्घाटन अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया हुआ है। ठीक है, AICTE भी लखनऊ में स्थापित की गई। ठीक है, और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जो है जेवर गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। ये इसे जो है एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में भी गिना जा रहा है। राज्य की पहली पुलिस कमिश्नर जो है लक्ष्मी सिंह बनी हुई है। इनको जो है नोएडा का पहली महिला पुलिस बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। नमो भारत की बात की जाए, यह भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट प्रणाली जो है उत्तर प्रदेश से गाजियाबाद मेल कॉरिडोर में शुरू हुई है, ये भी याद रखिएगा। पीएम मित्र, उत्तर भारत के लखनऊ और हरदोई पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। और उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय जीव जो है वो गंगा डॉल्फिन को आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी गई। यूनिकोड की बात कर रहे हैं। यूनिकोड कोड जो है कृषि भूमि के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जो है जारी करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। और यहीं पर जो है वाराणसी में SCO की पहली राजधानी संघाई सहयोग संगठन द्वारा बनारस को पहली बार पर्यटन संस्कृति की राजधानी के रूप में जो है चुना गया है। ये सारी चीजें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज जो है आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो प्रॉपर एक नोट बना लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा और समय समय पर उसका नियमित रूप से रिवीजन करते रहिएगा। क्योंकि बिना रिवीजन, ठीक है, हम कुछ भी करें उससे हमें सफलता नहीं मिलने वाली है। रिवीजन मस्ट है आपकी पढ़ाई के लिए, तो रिवीजन करते रहिएगा समय से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यह पिक्चर देख पा रहे होंगे, इसका जो है आयोजन भी हजारीबाग, झारखंड में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मई 2026 में भारत ने किस स्थान पर पानी के भीतर दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो आपका आंसर हो जाएगा राधा नगर बीच, स्वराज द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, जान लेते हैं यहाँ पर। यह रिकॉर्ड अंडमान के स्वराज द्वीप, हैवलॉक द्वीप पर जो है राधा नगर बीच पर जो है इसको आयोजन इसका किया गया है। ठीक है, तिरंगे का आकार 60 × 40 मीटर रखा गया है, लगभग 2400 वर्ग मीटर। ठीक है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा पानी के भीतर फहराया जाने वाला ध्वज जो इसको बनाता है, याद रखिएगा। ठीक है, 40 × 60 मीटर इसकी लंबाई है, ये याद रखिएगा। और इस अभियान में भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और पुलिस और स्थानीय ड्राइविंग केंद्रों ने जो इसमें हिस्सा लिया हुआ है। और 200 से ज़्यादा गोताखोरों ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है।
ठीक है। तो पानी के अंदर सबसे लंबा झंडा कहाँ फहराया गया? ये राधानगर बीच, अंडमान निकोबार द्वीप में फहराया गया। लंबाई याद रखिएगा, ठीक है, 60 × 40 इसकी लंबाई है, मतलब आकार इसका है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे जो है हाल ही में वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे, ठीक है, बहुत काफी सुंदर पिक्चर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय पत्रकार को इलेक्टेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा R.K. आनंद और सुपर्णा शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा। इनको जो है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री के लिए पुलित्जर जो है पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जान लेते हैं इनके बारे में, ठीक है। भारतीय पत्रकार सुपर्णा शर्मा को मुंबई की प्रसिद्ध चित्रकार भी हैं, और R.K. आनंद ने जो वर्ष 2026 का पुलित्जर पुरस्कार जो है जीता हुआ है, ठीक है। यह पुरस्कार जो है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में दिया गया है, ठीक है। इन्होंने यह सम्मान अपनी सहयोगी और ब्लूमबर्ग के पत्रकार नताली ओबकी पियर्सन को एक साथ भी साझा हुआ है। क्यों मिला है ये भी जान लेते हैं। इस खोजी रिपोर्ट का शीर्षक जो है ट्रैपेड है, जो ब्लूमबर्ग मीडिया द्वारा प्रकाशित हुई थी, ठीक है। मुख्य विषय की बात की जाए, यह कहानी डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी, एक बेहद गंभीर और डरावने मामले पर आधारित है। इसमें भारत की एक महिला न्यूरोलॉजिस्ट की सच्ची कहानी दिखाई गई है। इसे साइबर अपराधियों ने फोन के जरिए कई दिनों तक डिजिटल हिरासत में रखा और मानसिक रूप से इसको प्रताड़ित किया गया था। पुलित्जर पुरस्कार होता क्या, ये जान लेते हैं। इसे साहित्य, नाटक और संगीत क्षेत्रों में दुनिया भर का सबसे प्रतिष्ठित और बड़ा पुरस्कार माना जाता है। कौन देता है? तो यह पुरस्कार अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा हर साल प्रदान किया जाता है। तो इस बार का जो है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी का पुरस्कार, ठीक है, ये दिया गया है R.K. आनंद और सुपर्णा शर्मा को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। ये सब चीजें भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे, R.K. आनंद और सुपर्णा शर्मा को ये पुरस्कार रिसर्च में दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।